हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट, आज का जो संडे एग्जाम का हमारा टेस्ट था उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इसके सिलेबस को मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया था यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में और टेलीग्राम में कि आपको इस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो नए स्टूडेंट हैं वो जितने भी अपने वीक में टॉपिक करते हैं उनका हर संडे टेस्ट लिया जाता है डी ट्रिपल एस बी के वी एस या एन वी एस के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो अभी तक जिस स्टूडेंट ने इस पेपर को नहीं दिया है तो टेलीग्राम पे जाकर उसको डाउनलोड कीजिए और खुद से उस पेपर को करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इस आंसर की से इवैल्यूएशन कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा संडे सोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। देखिए रेखांकित शब्द है उसकी। सबसे पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक। आपको पता है कि परिमाण जो कितना किलोमीटर है, कितना किलो है, कितनी दूरी है आदि का संकेत कराता हो। यदि 10 किलो के नीचे लिखा होता ना तो अपने कहते कि हाँ यह परिमाणवाचक है, लेकिन यहां उसकी में किसी भी परिमाण की झलक नहीं दिख रही तो परिमाणवाचक तो कैंसिल हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी निश्चित व्यक्ति, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या होता है स्टूडेंट? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके लिए अपने संकेत के रूप में क्या यूज करते हैं? यह, ये, वह, उन्हें, इन्हें, इस आदि का। ये समीप की वस्तुओं के लिए, ये दूर के लिए करना है वह, वे, उन्हें, उनका आदि दूर के लिए यूज करते हैं। तो निश्चयवाचक भी नहीं हुआ। अन्य पुरुषवाचक। और चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम। देखिए दो घटनाओं के बीच में संबंध बताने के लिए अपने संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जो दो वर्डों से जुड़े होते हैं। जो, सो, वह, जो, जिसे वही, जिसको उसको, जिसे उसे। कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें कहीं भी संबंध का जिक्र नहीं हुआ तो जो रह गया अपना अन्य पुरुषवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि पुरुषवाचक क्या होते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? मतलब बोलने वाला या लिखने वाला। जैसे मैं आपके लिए बोलने बोलने बोल रहा हूं तो मैं क्या हूंगा? उत्तम पुरुष। और आप सुन रहे हो तो आप क्या होगे? मध्यम पुरुष। और एक होता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये पेपर डी ट्रिपल एस बी के लिए अपने कर रहे हैं, तो ये बात किसके लिए कर रहे हैं? डी ट्रिपल एस बी के लिए। तो डी ट्रिपल एस बी क्या हो गया? अन्य पुरुष। और आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। और मैं बोल रहा हूं तो ये क्या होगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के लिए कुछ वर्डों का यूज किया जाता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे। इसी प्रकार मध्यम के लिए यूज किया जाता है। और अन्य के लिए यूज क्या किया जाता है मैंने आपको बता दिया, फिर बता देता हूं। वह, वे, उसे, उन्हें, उसके, उसको, उसकी, वे, इनसे, उनसे, उसका, आप, आपका आदि वर्डों का यूज किया जाता है। तो उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। देखिए उसकी गाय, तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने, थर्ड प्रश्न के बारे में। तो यहां से भी संकेत निकल जाएगा, नहीं तो आपके पास कीवर्ड है, आप कीवर्ड से भी निकाल सकते हो। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो थर्ड प्रश्न होता है जिसकी अपने बात करते हैं, उसकी गाय दूध देती है। अपने डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने किसकी? डी ट्रिपल एस बी क्या हो गया? थर्ड प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट है सर्वनाम जिसका उपयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। पहला है मेरा, दूसरा है जो, तीसरा तुम्हारा, उसके बाद है तेरे। तो देखिए इनमें से ऐसा वर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं एक वचन और बहुवचन पे। सर्वनाम का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो जो ऐसा शब्द है, कीवर्ड है, जो दोनों एक वचन और बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। देखिए पुरुषवाचक तीन प्रकार के होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था। उत्तम पुरुष जो बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला हो या पढ़ने वाला हो, थर्ड पुरुष या अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प पुरुषवाचक के लिए है? देखिए आप इन कीवर्ड देखिए कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो पुरुषवाचक को बताता है। देखिए सबसे पहले काटना सीखिए। देखिए कौन जो है
वो प्रश्नवाचक सर्वनाम को बताएगा, ये तो होगा नहीं। यहां भी कौन है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, वे शब्द, वे जो, ये किसको बताते हैं, निश्चयवाचक को बताते हैं, ये भी गलत होगा। मैं, वे, तू, आप, यहां आप लगाओगे कि आप निजवाचक के लिए यूज करते हो, अगर आपने पढ़ा होगा। लेकिन आप अन्य पुरुष के लिए यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। किसके लिए यूज कर सकते हैं, अन्य पुरुष के लिए भी अपने किसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, आपका। और अपने कह सकते हैं कि मध्यम पुरुष के लिए। आप कैसे हैं मुझे बताइए, आप लोग DSSB की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आप लोग तो मध्यम पुरुष के लिए अपने कर सकते हैं, आपको, आप लोग, आप सब, आपका, इन वर्डों का यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो कीवर्ड किसको बताते हैं स्टूडेंट, वो बताते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। नेक्स्ट है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। वही, मेरे, पुस्तक, यह। वाक्य को दोबारा से पढ़िए, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह पुस्तक वही है, मतलब प्रेशर देखिए कहां पे डाल रहा है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह वही चैनल है जो DSSB की तैयारी कराता है। यह वही चैनल है जो किसकी, KVS की प्रिपरेशन करता है। वही मतलब वही पर ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, वही को ज्यादा मतलब एक तरह से समर्थन किया जा रहा है। यह पुस्तक वही है। अगर आपने निश्चयवाचक पढ़ा होगा तो निश्चयवाचक कीवर्ड में वही शब्द का यूज करता है, किसकी के लिए, समीप की वस्तुओं के लिए। और यहां मैं आपको यह बता दूं तो यह कौन है स्टूडेंट, सार्वनामिक विशेषण है स्टूडेंट। सार्वनामिक विशेषण क्या होती है, जब किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा आती हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। यह क्या है, सर्वनाम है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यह क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। तो इसके अंदर वही क्या है, वही स्टूडेंट हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए चोरी है भाववाचक संज्ञा, लेकिन चोर से बनी है। चोर बहुत प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, एक प्रकार के चोर नहीं होते। तो यहां चोर तो जातिवाचक से बना है, उसने बोला नहीं बना तो चोर तो कट गया। दलाल बहुत प्रकार के होते हैं, जमीनों के लिए होते हैं स्टूडेंट, और भी बहुत तरह के दलाल होते हैं। ठीक है। मजदूर बहुत तरह के होते हैं, फैक्ट्रियों के लिए मजदूर होते हैं, घर बनाने के लिए मजदूर होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और भी बहुत तरह के मजदूर है। लेकिन खुशहाल ये जातिवाचक से नहीं बना है स्टूडेंट। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। देखिए संज्ञा क्या होती है स्टूडेंट, संज्ञा मेनली वो होती है स्टूडेंट जिसका नाम ब्रह्मांड में चारों ओर, वह चीज जिसका कोई ना कोई नाम हो उसे बोलते हैं क्या, संज्ञा। देखिए मैं आपकी सजनता, उदारता, माधुर्य और गौण वर्ण से प्रभावित हूं। देखिए उदारता भाववाचक संज्ञा, माधुर्य भाववाचक संज्ञा, सज्जनता भाववाचक संज्ञा, लेकिन प्रभावित कोई नाम ही नहीं है स्टूडेंट, कुछ है ही नहीं जो संज्ञा को बताता हो। तो ये तो कैंसिल हो गया, जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है हमारा। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स है हमारे। देखिए स्टूडेंट कहते हैं हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। What position has India got in the recently released Global Democracy Index? 42वां, 45वां, 51वां और कौन सा 63वां। तो देखिए इंडिया को 51वां रैंक हासिल हुआ है। DSSB में एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इंडेक्स पर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। 18 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 1 फरवरी। तो किस दिन ये मनाया जाता है, हर साल 24 जनवरी को स्टूडेंट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और इसकी शुरुआत हुई थी स्टूडेंट, वो की थी 2008 में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मंत्रालय ये बनाता है, तो बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये मनाया जाता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया। जैसे भारत का भारत रत्न होता है, तो ऑस्ट्रेलिया का भी कौन सा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया, तो किरण मजूमदार को ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का
सम्मान दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने। तो देखिए ये सम्मान उन्हें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो संबंध है अच्छे, उनको और आगे ले जाने के लिए दिया गया था। ये चौथे व्यक्ति हैं स्टूडेंट जिनको ये सम्मान मिला है। इससे पहले 3 व्यक्ति और भी हैं जिनको ये सम्मान मिला था। 2012 में सचिन तेंदुलकर को मिला था स्टूडेंट। साल 2016 में जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल जहांगीर सोराबजी थे उनको भी मिला था। 1982 में मदर टेरेसा को भी यह सम्मान मिल चुका है। तो 4 व्यक्तियों को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव औद्योगिक पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना योजना बना रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क इन द स्टेट? पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, तमिलनाडु सरकार या कर्नाटक सरकार? तो देखिए जो राजस्थान सरकार है वो बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाने की पूरी प्लानिंग कर रही है। नेक्स्ट है, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? मिखाइल वी मिशुस्तिन, जॉर्ज अल्बर्ट कोइस्थान, जेनेट मैक्सिमम, वीएस विलियम? तो किसे बनाया गया स्टूडेंट? ये बनाया गया था मिखाइल वी मिशुस्तिन। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो वह स्टूडेंट तिब्बत ने। किसने? तिब्बत ने अभी हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तिब्बत ने पारित किया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मृदा या काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुड़ सॉइल या ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर वूज एग्रीकल्चर? नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपको पता है कि इसको कॉटन ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। कपासी मिट्टी, ठीक है, कपास के लिए सर्वाधिक बोई जाती है। कपास अगर आपने मैप से पढ़ा होगा तो जो महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया है जहां काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है, इसे ब्लैक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है इस मिट्टी को। तो जो काली कपास है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो बाकी रह गए धान व गन्ना, यहाँ पानी होना बहुत जरूरी है। जो जलोढ़ मिट्टी होगी वहाँ ये ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इन इंडिया रेड सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द एरिया ऑफ, ये क्या, कौन्स? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आपने पूरी तरह मैप वाला वीडियो देखा था तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट बना सकते हैं। तो कौन से, अगर आपको पता हो कि लाल मिट्टी आपने देखा होगा, इस प्रकार से लाल मिट्टी यहाँ अपने को देखने को मिलेगी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग पर। यहाँ पे तो आपको स्टूडेंट लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है, ये पठारी भाग है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी जो साउथ इंडिया का भाग है। ठीक है, तो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइको मापी से या वृद्धि मापी से? तो देखिए जो सैलिनिटी होती है, मेजरमेंट की जाती है, वो चालकता मापी से की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज कच्छ रण ऑफ इंडिया फेमस फॉर? ज्वारीय मिट्टी के मैदान, उपजाऊ मिट्टी? देखिए उपजाऊ मिट्टी तो होगी नहीं, गलत है। घनी वनस्पति भी नहीं होगी क्योंकि रेगिस्तान है। तो ज्वारीय मिट्टी के लिए कच्छ का रण फेमस है, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता। नेक्स्ट है, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? यदि आपने देखा होगा हरित क्रांति क्षेत्र जहां बहुत सारा सिंचाई की जाती है, अत्यधिक सिंचाई होने के कारण गंगानगर हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर उत्तरी भाग, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा जहां हरित क्रांति फुल थी, पानी बहुत था, अत्यधिक सिंचाई के कारण वहां क्या आ रही है? लवणता आ रही है। ये मैंने आपको कराया था। खाद्य सुरक्षा बिल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित किया गया? द फूड सिक्योरिटी बिल वाज पास ड्यूरिंग द, ये क्या है, विच प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी? देखिए जो खाद्य सुरक्षा बिल था 2000 कब पास किया गया था? 13 में, और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे स्टूडेंट? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो देखिए मनमोहन सिंह ने आरटीआई भी लागू किया था 2005 में, आरटीई 2009
2009 में, नरेगा 2008 में, लोकपाल बिल 2014 में, खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में इन्होंने ये काम किए थे। और नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, नोटबंदी की थी, जीएसटी लगाई थी, धारा 370 हटाई थी। ये मान काम थे। ठीक है, इंदिरा गांधी में 42वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था मेनली। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर। देखिए, अपने को सिनोनियम बताना है स्टूडेंट कि सिनोनियम कौन सा बिल्कुल सही होगा। तो पहला अपने पास दे रखा है, क्या दे रखा है? बेनेवलेंट। क्या दे रखा है? बेनेवलेंट। बेनेवलेंट मीन्स क्या होता है? किसी की भलाई करना। क्या करना? बेनेवलेंट मीन्स होता है किसी की भलाई करना, उपकार करना किसी पर, परोपकार करना, कृपा करना किसी पर, सहानुभूति दिखाना। तो बेनेवलेंट का अर्थ क्या होता है? भलाई करना, उपकार करना, कृपा करना। ठीक है स्टूडेंट, परोपकार करना, उदारता दिखाना। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसको बताता है? देखिए, फ्रेंडली मित्रता होता है, ये गलत हो गया। हेल्पफुल, सहायता करना, गलत हो गया। सेक्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है चैरिटेबल। देखिए, चैरिटेबल मीन्स क्या होता है? एक तरह से किसी की, मतलब किसी पर परोपकार करना, किसी की सहायता करना ही होता है एक तरह से। उदार करना, परोपकार करना। चैरिटेबल का अर्थ क्या होता है? भलाई करना। तो बेनेवलेंट का जो सिनोनियम होगा चैरिटेबल। इसके लिए और शब्द भी यूज कर सकते हैं, हार्टेड शब्द यूज कर सकते हैं। अब हार्टेड के आगे आप गुड भी लगा सकते हो। ठीक है, फ्री भी लगा सकते हो, फ्री हार्टेड, गुड हार्टेड, ओपन हार्टेड, लारेज हार्टेड, और भी बहुत शब्द हैं। गुड हो गया, फ्री हो गया, लार्ज हो गया, ओपन हार्टेड। चारों के आगे, चारों के बैक साइड अपने हार्टेड लगा सकते हैं। काइंडली, काइंडली वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, फिलएंथ्रोपिक, मैंने आपको बताया था। फिल मीन्स क्या होता है? प्यार करने वाला, और एंथ्रोपिक जो मानवता से प्यार करता हो, भलाई करता हो, तो फिलएंथ्रोपिक हो गया। सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति दिखाना। तो सिंपैथेटिक मीन्स क्या होगा? किसी के प्रति उपकार करना, किसी के प्रति परोपकार करना। तो काफी सिनोनिम आपने देख लिए होंगे इसके। चैरिटेबल होगा, काइंड हार्टेड होगा, गुड हार्टेड होगा, ओपन हार्टेड होगा, फ्री हार्टेड होगा। ठीक है स्टूडेंट, काइंडली हो गया, फिलएंथ्रोपिक हो गया, सिंपैथेटिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने एक्यूमन। देखिए, एक्यूमन क्या होता है? एक्यूमन का अर्थ होता है सूक्ष्म दृष्टि, बहुत पैनी नजर रखना, कुशाग्र बुद्धि वाला होना, सूझबूझ युद्ध करना। एक्यूमन का अर्थ कह सकते हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाला, सूक्ष्म दृष्टि वाला, तेज बुद्धि वाला, सूझबूझ वाला। तो देखिए, नॉलेज मीन्स क्या होता है? एक तरह से नॉलेज का मीन होता है आपको किसी चीज के बारे में पता होना। यहां इतना नहीं है कि कुशाग्र होना, सूझबूझ होना, पैनी नजर वाला होना, मतलब तीव्र बुद्धि वाला। विजडम, बुद्धिमान। इंटेलिजेंट मीन्स होशियार। यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आपने साइकोलॉजी में एक थ्योरी पढ़ी होगी, इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी वर्दिमर कोहलर कोफ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो चिंपैजी वाला था, सुल्तान चिंपैजी वाला। तो इनसाइट का अर्थ क्या हो गया? तीव्र बुद्धि वाला, सूझबूझ वाला। सूझ हमेशा यकायक आती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सूझ कैसे आती है? धीरे धीरे, एकदम, या रुक रुक कर। तो यकायक सूझ आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनसाइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉन्फिस्केट। क्या है? कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मीन होता है स्टूडेंट जब्त करना। क्या करना? जब्त करना, राज्य के अधीन कर लेना, अधिकार कर लेना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी पर अपना अधिकार कर लेना, जब्त कर लेना, अधिग्रहण कर लेना। तो आपके पास है टू कंफ्यूज, उलझन पैदा करना। टू ऑब्सक्योर मतलब मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इसका मीनिंग हो गया एक तरह से अस्पष्ट करना। टू सीज बाय अथॉरिटी। टू सीज बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई चीज सीज कर दी गई है, इट मीन्स उसको जब्त कर लिया गया है। जो थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा टू स्टील, चोरी करना। ठीक है, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या हो गया? एक तरह से जब्त करना। और टू सीज बाय अथॉरिटी का मीन भी हो गया किसी पर सीज कर देना, जब्त कर लेना भूमि। नेक्स्ट देखते हैं अपने। ये कहता है फाइंड द कॉमन एरर इन द सेंटेंस। अब कॉमन एरर बताने हैं। 22वां क्वेश्चन है, कहता है इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट इफेक्टेड। यहां पर कुछ गलती है, देखते हैं अपने क्या गलती है। तो देखिए, यहां आया इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक्स। यहां टेक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप टेक्स लिख लेना, TAKS। इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट इफेक्टिव स्टेप अगेंस्ट मलेरिया।
इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट टेक्स इफेक्टिव स्टेप अगेंस्ट मलेरिया। वैसे तो ये बोनस नंबर जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने टेक्स लगाना था। देखिए ये गलती कहाँ है कि यह उच्च समय है जब सरकार ने मलेरिया के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं, और यहाँ टेक्स होता तो गलती क्या थी, इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम, इसका मीनिंग होता है उच्च समय। इसके बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ टुक लिखा जाएगा। यहाँ अगर टेक्स था तो मिस्टेक, बाय मिस्टेक टाइपिंग के कारण राकेश की जगह टेक्स आना था। क्या आना था, टेक्स आना था। तो यहाँ आपको टेक्स लिखना है, फिर मिस्टेक आती स्टूडेंट टुक, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा क्या आएगा, टुक आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, टुक आएगा। और वर्ब की क्या आएगी स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म। कुछ और भी मीनिंग है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इट इज़ हाई टाइम हो गया, इट इज़ टाइम हो गया, इट इज़ राइट टाइम हो गया। इनके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इनके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, तो सेकंड फॉर्म आएगी V2। नेक्स्ट है फीमेल्स आर अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, नो एरर। देखिए फीमेल्स आर अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। देखिए आपके पास जो थर्ड आपका सी ऑप्शन है ये गलत है। हमेशा अपॉइंटेड अपने बाद एक फिक्स प्रोपोजिशन लेता है टू, तो इनकी जगह कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू। कुछ शब्द और भी हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो अपने पास क्या लेते हैं, टू फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक के नाम से बता देता हूँ। पहला एबिलिटी हुआ, क्या हुआ, एबिलिटी। फिर हुआ अपॉइंटेड, मैंने आपको बता दिया। फिर एडिक्टेड हुआ, एडिक्टेड भी अपने बाद टू लेता है। फिर क्या हुआ, एडमिट हुआ, एडमिट भी टू लेता है। फिर क्या हुआ, एग्री टू हुआ, एग्री भी लेता है अपने पास। फिर अपील टू, एप्लीकेबल, अटेंड, ये ए वाले शब्द हैं जो अपने पास टू प्रीपोजिशन लेते हैं हमेशा बाद में। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है ये गलत है, और इसके अंदर जो ऑप्शन था स्टूडेंट वो बी ऑप्शन गलत था अगर टेक्स आता तो। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए जो यहाँ वर्ब यूज की गई है आर, वो नॉलेज के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि नॉलेज सब्जेक्ट है और नॉलेज अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, तो इस कारण आर की जगह यहाँ इज आएगा। जो हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन है, कहता 5 लड़कियां एक मेज पर छायाचित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीमा रीना रानी के दाईं ओर, जो सीमा है स्टूडेंट यहाँ ये सीमा बन गया। ठीक है, सीमा रानी के दाईं ओर है। अब देखिए दायां इस ओर होगा और बायां इस ओर होगा, तो सीमा, देखिए जो सीमा है स्टूडेंट वो रानी के दाईं ओर है, तो रानी यहां होगी। उसके बाद और बिंदु के क्या है स्टूडेंट, बिंदु के बाईं ओर है, तो बिंदु यहां हो जाएगी स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, मैरी रानी के बाईं ओर है, मैरी होगी, वो रानी येरी इसके बाईं ओर होगी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद रीटा रानी और मैरी के बीच में है, तो रीटा यहां होगी। तो अपना सीक्वेंस बन गया, मैरी, रीटा, रानी, सीमा, और ये क्या स्टूडेंट, ये आपके पास बी पे बिंदु। आपको मैंने आज ही रैंकिंग करवाई थी, तो पहला अपने को बताना है ऑप्शन। देखिए आएगा मीरा, मैरी, रीटा, रीना, सीमा और बिंदु। उसने पूछा है कि छायाचित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, दाईं ओर से इधर था, तो इस ओर से सीमा थी, तो सीमा का रैंक होगा। पहले कौन थी स्टूडेंट, पहले हमारे पास यहाँ सीमा थी, फिर बिंदु थी, उसके बाद रीना थी, उसके बाद रीटा थी, उसके बाद मैरी थी। दाईं ओर ये रहा, दूसरी ओर से कौन है, सीमा। जो डी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नौवीं ओर, ठीक है, बीना दाईं ओर से 16वीं ओर है। दोनों में इंटरचेंज होते हैं,
तो ये 25वें स्थान हो जाती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यदि आपने रैंकिंग वाली जो वीडियो मैंने कल अपलोड की थी उसमें सेम हूबहू ये टाइप करवाया था। मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ दो और -1 कर दो। 16 और 25 41 होते हैं, 41 में से 1 घटाया तो कितने थे 40। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। देखिए जो शैलेंद्र है वो क्या है, लंबाई में, पहले आपको क्या बताना है, शैलेंद्र ये रहा, लंबाई में केशव से छोटा है, तो केशव से छोटा लिख दिया मैंने। किंतु राकेश से लंबा है, तो राकेश इधर आ गया। माधव सबसे लंबा है, तो माधव को मैंने सबसे लंबा बना दिया। केशव से आशीष केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ बड़ा है। देखिए जो आशीष है, आशीष केशव से तो कुछ छोटा है लेकिन शैलेंद्र से कुछ बड़ा है, तो आशीष यहां आएगा। अब मुझे बताना है यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, मतलब छोटे से बड़े रूप में खड़े हों, बढ़ते हुए रूप में, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले अपने पास कौन है, राकेश, फिर शैलेंद्र, फिर आशीष, फिर कौन आएगा, केशव, फिर कौन आएगा, पहले पे कौन आएगा, माधव। तो बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर शैलेंद्र है। कौन है, शैलेंद्र। मैंने आपको कोड कर दिया, इसको कोडिंग में बदल दिया था। शैलेंद्र केशव से छोटा है, केशव से छोटा है, किंतु राकेश से लंबा है, तो राकेश आ गया। माधव सबसे लंबा है, माधव सबसे लंबा बना दिया। आशीष इन दोनों के बीच आता है, वो कहता है वो शैलेंद्र से तो बड़ा है, वो किससे छोटा है, केशव से, तो ए यहाँ आएगा। अब अपने को बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, तो सबसे पहले आर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एस, उसके बाद ए, उसके बाद के, उसके बाद एम, तो दूसरे स्थान पर शैलेंद्र बताना था, तो शैलेंद्र आंसर होगा हमारा। जो बी ऑप्शन है स्टूडेंट वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में राम का आगे से 35वां स्थान है। देखिए 50 टोटल कितने हैं, 50, ठीक है, और आगे से 35वां रैंक है, 35वां, ठीक है। और राम के दाएं यहां कौन बैठा है स्टूडेंट, राम, इसके दाएं, दाएं इधर जाएंगे अपने इधर, तो 5वीं कौन है, इट मीन्स 40वें रैंक पर कौन बैठा है, श्याम बैठा है, ठीक है। और यदि मोहन, अपने को पता है 50 स्टूडेंट हैं, तो मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है। देखिए दाएं से 12वें स्थान पर है, ये 50 है, तो यहाँ पे आके आएगा 39 पे, वो 12वां स्थान आएगा, 12वें स्थान पे आ जाएगा, 39वें में बैठा है। तो बताना है कि श्याम और मोहन के बीच में कितना है, श्याम तो 40वें पर है और ये 39वें पर, तो इनके बीच में कितने हैं, तो एक भी विद्यार्थी नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा इसका अंदर, कोई नहीं, 1, 2 या 3, तो नन ऑफ, क्योंकि एक नहीं होगा। मैं आपको दोबारा समझा दूं स्टूडेंट, या इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, 50 विद्यार्थी थे, ठीक है, 35वें स्थान पर राम बैठा है, इसके 5 स्थान पर श्याम बैठा है 40वें पर, और यहाँ से बाईं ओर से वो 12वें स्थान पर है, मतलब 50 से चला तो 39 पर आके रुकेगा, तो इनके बीच में कौन होगा, इनके बीच में कोई नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 389165 लिखा है तो उसी कूट भाषा में टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब ये कोडिंग मैंने आपको सिखाई है, डिकोडिंग। देखिए एक माइंड यूज कीजिए कैसे यूज करना है। एडिशन में ई, देखिए ई का कोई कोड नहीं बैठता, ई 5 पर है, डी 4 पर है, कोई कोड नहीं बन रहा। तो देखिए ई को उसने 3 लिख दिया, डी को 8 लिख दिया, आई को 9 लिख दिया, टी को 1 लिख दिया। उसी प्रकार टी को क्या लिखा है उसने, टी को लिखा है 1, आई को क्या लिखा है 9, डी को क्या लिखा है स्टूडेंट उसने 8, और ई को क्या लिखा है 3। तो 1983 देखिए कहाँ है, 1983 जो हमारा सेकंड ऑप्शन, देखिए बच्चा सेकंड ऑप्शन हमारा 1983 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको लास्ट ईयर के DSSS एग्जाम में लगभग 10 या 12 बार देखने को मिला होगा, क्योंकि बार बार इसी प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है DSSS कोडिंग डिकोडिंग में। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, A26, C22, E22, G20,
I18, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, अपने को क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। ये क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग से बना सकते हो और एक पैटर्न बन रहा है, आप पैटर्न से भी बना सकते हो। देखिए पैटर्न क्या है, ए के बाद सी, ए का गैप छोड़ा बी का, उसके बाद फिर एक गैप छोड़ा डी का, फिर आया ये, उसके बाद फिर गैप छोड़ा, एक एक कॉन्सोनेंट का या एक एक लेटर का वो गैप छोड़ रहा है, आपको वो गैप को ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर देखिए, नंबर का क्या है 26, 24, 22, 20, 18, यहां आएगा 16। अब देखिए जिस भी ऑप्शन में 16 होगा वो इसका आंसर होगा। दूसरी बात, यदि आपने अल्फाबेटिक याद किए हैं तो तब भी बना सकते हो। देखिए ए अपने जस्ट जो ए का उल्टा होता है जेड, जेड कितने पे आता है 26 नंबर पर। दोनों जो अपोजिट लेटर हैं उनको एक साथ रखा गया है, अपोजिट लेटर का नंबर दिया गया है। देखिए सी के साथ एक्स का रहता है, सी का जो अपोजिट होता है वो एक्स होता है और एक्स 24 नंबर पर आता है, उसको दे रखा है। ई विदेशी इंजीनियर मैंने आपको सारा करवाया हुआ है, ई वी, तो वी की जगह उसने क्या लिख दिया 22। अब देखिए अपने को 16 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट, अपने को पहले क्या लिखना है, उसका अल्फाबेटिक नहीं लिखना, पहले अल्फाबेटिक लिखना है, बाद में नंबर लिखना है। देखिए 26, 24, 16, 20, 18, यहां क्या आएगा 16। ए के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद क्या आएगा आई, फिर आई के बाद जे को छोड़ना, जे के बाद क्या आएगा के आएगा। देखिए के का उल्टा होता है पी, कमला का पति 16 का, तो पी की जगह क्या आ गया 16 आ गया और के आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा के 16। तो देखिए के 16 कहाँ है अपने पास, जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश जो आपके सामने नीचे है, आप इंग्लिश वाले देख लीजिए इसे इजीली से। विकास का अर्थ है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जो आरटेट 2011 में पूछा गया है स्टूडेंट। देखिए एक तरह से ये डेफिनेशन थी, और ये डेफिनेशन थी हरलोक, जो थिंकर थी श्रीमती हरलोक, उनकी डेफिनेशन से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। श्रीमती हरलोक, यदि आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से रीड किया है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है अब हरलोक जी ने डेफिनेशन क्या दी थी, वो डेफिनेशन दी थी कि जो विकास होता है ना स्टूडेंट, वो एक तरह से क्रमिक, ऑर्डर प्लस कोहेरेंट की के परिवर्तन की प्रोग्रेसिव सीरीज होता है। क्या होता है, क्रमिक और संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होता है। विकास क्या होता है, ऑर्डर कोहेरेंट के प्रोग्रेसिव के चेंजेस की प्रोग्रेसिव सीरीज होता है। ये श्रीमती हरलोक का मानना है कि क्रमिक और संगत परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला होता है, इट मींस प्रोग्रेसिव सीरीज होता है। अब उनके अनुसार देखिए परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो सकता है, एक बार इसको लगा लीजिए, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो सकता है। उसके बाद अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो सकता है। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो प्रोग्रेसिव सीरीज का नाम ही लिया, उत्तरोत्तर का कहीं नाम ही लिया श्रीमती हरलोक के अनुसार, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब तीन ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अब यहां परिवर्तन कौन से होंगे, परिवर्तन ऐसे भी हो सकते हैं जो क्षणिक समय के लिए हो। मान लो आपका सिर दर्द हो रहा हो, कुछ टाइम बाद आपका सिर दर्द सही हो गया हो, लेकिन इसके पहले कौन से परिवर्तन है उनका कोई बखान नहीं किया गया इस क्वेश्चन में, तो ये वाला तो कट जाता है। अब जो सेकंड और थर्ड देखिए, अभिप्रेरणा, और यहां आपको अभिप्रेरणा दे रखा है, यहां अभिप्रेरणा के साथ अनुभव दे रखा है। देखिए साइकोलॉजी ये मानती है कि जो चीज ज्यादा बेटर है वो आपके लिए अच्छी है। वैसे तो चारों के चारों ऑप्शन एक तरह से बिल्कुल विकास को दर्शाते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर है वो थर्ड दर्शाता है, तो थर्ड होगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको ये बताना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल सही है। अवस्थाएं काफी सारी होती हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बीच में एक आपके पास और भी आती है प्रोबेसी काल, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, उसके अपने अपने क्या कहते हैं खतरे होते हैं। देखिए आप विकास की प्रत्येक अवस्थाएं, अगर आप छोटी अवस्था की बात करते हैं, छोटी अवस्था में आप अंगूठा चूसते थे, लेकिन उसके अपने खतरे हैं।
अंगूठे चूसने को कैसे दूर किया जाता है, आप नई नई तरकीब लगाते हो बच्चों को, उसका भी एक खतरा है। बाल्यावस्था में अलग खतरे होते थे, क्योंकि वो माता पिता का कहना नहीं मानता था, वो कहते थे कि माता पिता मेरे दुश्मन है। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें माता पिता से वो हमेशा रुष्ट रहते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था में तो वो अपने आप को सलमान खान समझता है, आमिर खान समझता है, तो वो उसके अपने खतरे हैं। स्टेनले हॉल ने बताया कि ये तूफान आंधी की अवस्था है, तो ये सही है। उसने बोला सही नहीं है। देखिए, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास कहीं ना कहीं कल्चर एक्टिविटी से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये तो इसी को बताता है। तो 3 ऑप्शन तो सही हो गए। देखिए, विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता। यहाँ उकसावा और बढ़ावा देने का मीन है मोटिवेशन। देखिए, विकास मोटिवेशन से होता है, क्यों नहीं होता। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी जो आपको मोटिवेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक मूवी देखता हूँ जब पढ़ने के लिए देखता हूँ। वो मूवी कौन सी है? शादी में जरूर आना, राजकुमार राव की। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और मैं लगातार मतलब आधा घंटा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे वो मूवी क्या करती है, उकसाती है, बढ़ावा देती है, मोटिवेट देने के लिए। ये कहता है कि विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता। एक प्लेयर है, देखिए आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। फॉर एग्जांपल दंगल, दंगल में वो लड़कियों को प्रेरित करता है, उकसाता है। तो मोटिवेशन देने से होता है विकास, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। देखिए, जो फैमिली बच्चे की हमेशा एलिमेंट्री एक तरह स्कूल माना जाता है, प्राथमिक स्कूल माना जाता है, जहां बच्चा नैतिक, सामाजिक जितने भी गुण हैं वो बच्चा घर में रह के सीखता है। औपचारिक शिक्षा जो होती है एक टाइम पीरियड के दौरान, देखिए एक टाइम पीरियड के दौरान, मान लो स्कूल की शिक्षा एक टाइम पीरियड के दौरान दी जाने वाली शिक्षा। आप स्कूल जाते हो 7 से लेकर 12 बजे तक, इसी टाइम पीरियड के बीच आपको शिक्षा दी जाती है, उसे बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, एक टाइम पीरियड, ठीक है। और दूरस्थ शिक्षा जो लर्निंग, जो दूर रह के जैसे आप कोर्स करते हो, आईआईटी का, जेई का, आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करते हो। दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा होती है जो आपको कहीं भी दी जा सकती है, ठीक है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपको कहाँ दी जाती है? परिवार में दी जाती है, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है असेसमेंट इन एजुकेशनल डेवलपमेंट मीन्स। छात्रों की, देखिए जो असेसमेंट होता है वो बताता क्या है? एजुकेशनल असेसमेंट वो बताता है कि एक टाइम पीरियड के दौरान बच्चे ने कितना कुछ सीखा है, उसका जांच करना, उसका मूल्यांकन करना एक टाइम पीरियड के दौरान। कार्य निष्पादन का गलत, कक्षा अभिलेखों का गलत, छात्रों की प्रगति का आंकलन, ज्ञान क्षमता का आंकलन। देखिए, मैंने अभी बताया था एक टाइम पीरियड के दौरान बच्चों ने कितना सीखा है, उनकी ज्ञान की क्षमता का अवलोकन करना। इट मीन्स जो 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सोल्व दैट। अपने पास क्वेश्चन ले रखे हैं, 0.64 के ऊपर बार है, फिर प्लस 1.096 के ऊपर बार है। ये DSSS पीजीटी में जितने मैथ के क्वेश्चन देता हूं, रीजनिंग के क्वेश्चन देता हूं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन देता हूं, हिंदी के क्वेश्चन देता हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करवाता हूं आपसे। देखिए, इसके जस्ट बाद मैंने एक डिसीजन लिया है कि वीक में 2 बार आपका क्या होगा स्टूडेंट? टेस्ट होगा। देखिए, पूरा टेस्ट लेना बहुत बड़ा बन जाता है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, पहले 25 लिए थे, अब 40 लिए हैं। फिर मैं, क्योंकि जैसे जैसे अपने टॉपिक बढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन ऑफ नंबर भी बढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि वीक में 2 बार होगा। और जैसे ही वीक में होगा, इस बार जो आपका वेडनेसडे को होगा, मैं उसका सिलेबस डाल दूंगा मंडे को, तो आप देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं सोल्व दैट। अब देखिए, जो आंसर की ओर नजर मारी है, आंसर में कहीं भी आपसे आंसर में बार नहीं मांगा। इट मीन्स उसने आपको सिंपल फ्रैक्शन में आंसर मांगा है, तो सिंपल फ्रैक्शन में आंसर दीजिए। इसको हटाऊंगा तो कितना आएगा? 99 आएगा। इसको हटाऊंगा तो प्लस लिख सकता हूं। इसका मीनिंग क्या होता है कि कितनों के ऊपर बार है? तो देखिए, 96 बार कितनों के ऊपर है? 2 के। और कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर, तो उतनी 0 लगा दूंगा। तो 64/99 प्लस 1 प्लस 96/990। देखिए, आपका है 64/99 प्लस 1 प्लस 96/990। तो 990 क्या आ गया स्टूडेंट? मेरा आ गया एक तरह से एलसीएम। 99 में 990 में 99 का भाग दूंगा तो कितना आता है स्टूडेंट? मेरे पास आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट?
10 आएगा। 10 को मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर 64 से, 610 आएगा, 990 आ जाएगा, यहाँ 96 आ जाएगा। तीनों को जोड़ूंगा तो स्टूडेंट, तीनों को जोड़ने पर मेरा आंसर आएगा 606 आ गया। 9 और 9 18, 18 और 4 कितने होते हैं स्टूडेंट? 22। उसके बाद देखिए 9 9 18, 18 और 1 कितने होते हैं? देखिए दोबारा से इनको दोबारा से जोड़ करके देखिए, 9 9 18 दोबारा से जोड़ करते हैं ताकि आपका गलत ना हो जाए। 640, 640 के बाद कितना आया था? 990, उसके बाद 96। 6 ये 22 आ गया, 9 6 15, 15 इसकी दो हाथ से 17, तो 1726 बटे 990। तो ये हमारा आंसर आया। इसको और काट के देखते हैं तो 2 की टेबल से कटेगा तो ये कितने पे जाएगा? 4 9 5, ये 8 6 3, तो 863 बटे 495। तो जो सी ऑप्शन हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट दे रखा है सोल्व दैट क्यूब रूट 0.037 के ऊपर बार है। ये क्यूब रूट है, एक रूट होता है, क्यूब रूट होता है। अब देखिए पहले इसको सोल्व करके दिखाता हूं आपको। इसको सोल्व करता हूं तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे? 3 9 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है क्यूब रूट 37 बटे 999। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। और इसको करने का तरीका देखिए। 37 की एक बहुत मजेदार कहानी है स्टूडेंट। मजेदार कहानी क्या है कि 37 की टेबल में यदि ट्रिपल एक अक्षर 3 बार रिपीट होता है, या 6 बार रिपीट होता है, या 9 बार रिपीट होता है, तो उसकी एक कहानी होती है। 37 को यदि मैं 37 का पहाड़ा 3 तक पढ़ूं तो 111 आएगा। 37 का टेबल यदि मैं पढ़ूं 6 तक तो 2 आएगा। 37 का टेबल यदि मैं पढ़ूं 9 तक तो 3 आएगा। यहां से आप क्या समझ रहे हो कि कोई भी डिजिट यदि 3 बार रिपीट हो जाता है तो वो 37 की टेबल पे आएगा। कितनी पर आएगा? उन तीनों को जोड़ दो, 1 2 3, तो 37 की टेबल में 3 पर जाएगा क्या? 111। 37 की टेबल में 222 कितने पर आएगा? 2 2 4 2 6, तो 37 को 6 से काटूंगा 200 आएगा। 37 में ये कितने पे आएगा? 9 पे आएगा। उसी प्रकार देखिए 999 कितने पे आएगा? तीनों को जोड़ दिए 9 9 9, तो 37 को काटूंगा तो ये 27 पे कटेगा। तो कितना आएगा? 27। इन सबको सोल्व किया तो स्टूडेंट मेरे पास आया 3 1/27। ठीक है। अब मुझे पता है कि 1/27 किसका क्यूब रूट होता है। यदि क्यूब रूट निकालूं तो जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। तो देखिए 2 का 8, तो 8 का 2 होगा, 27 का क्या होगा? 3 होगा, 64 का 4 होगा, 125 का 5 होगा, 216 का 6 होगा, 343 का 7 होगा, 512 का 8 होगा। तो 27 किसका होगा? 3 का होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/3। मैं आपको बता दूं कि 27 के ऊपर 1/3 है। ये कैसे है और भी बता देता हूं। 27 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 की 3, ठीक है, 1/3। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ओपन करूंगा तो 3 के ऊपर आ जाएगा, 1 के ऊपर भी 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर भी 3 आ जाएगा। 1 के ऊपर 3 का कोई फायदा नहीं, 3 के ऊपर 3 लगाऊंगा तो 27 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया तो 1/3 आ गया। तो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नीचे दी गई संख्या का भिन्न क्या होगा? 0.616161 ये लगातार चल रहा है और इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। मुझे पता है कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 61 के ऊपर बार, 2 ही अक्षरों के ऊपर बार है, तो नीचे कितने 9 लगाऊंगा? 2 लगाऊंगा। तो देखिए जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके जस्ट बाद स्टूडेंट केवीएस के अलग से मॉक टेस्ट जारी कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको साइंस और जो पैडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई केवीएस का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो नीचे यस लिख दें ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर बनाने के लिए मतलब तैयार रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है 2.63 के ऊपर बार है, कहता है इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसके इक्वल होगा? तो देखिए इसको चेंज करने का तरीका मैंने आपको टेस्ट में भी बताया था, जो आपका मैंने क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद थ्योरी वाले वीडियो में भी करवाया था। ये सारे वीडियो मैं आपको करवा चुका हूं स्टूडेंट, यदि नहीं देखे तो देख लीजिए। वीक में जितने भी टॉपिक होते हैं उसका टेस्ट लेते हैं। तो 63/9 होगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, ठीक है स्टूडेंट, 9 दूनी 18 और 198 आ जाएगा।
198, देखिए मैंने इसको सिंपल चेंज कर सकता हूँ, इसको ब्रेक किया तो 0.63 में ब्रेक कर सकता हूँ, इसको और भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 63/99। अब इसको मैं एलसीएम लूंगा तो कितने पे जाएगा, 9 दूनी 18, 198 प्लस 63/99। इनको जोड़ूंगा तो और कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 261 आ जाएगा। 261 में 99 का भाग दूंगा तो 3 पे जाएगा, 3 3 कट गया, ये कितना कट गया 8, ये कितना कट गया, कितना बचा स्टूडेंट, 26 में से 24 2 7, तो 87/33 आएगा। तो 87/33 जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वह होगा। इसके अलावा स्टूडेंट जिसको भी थोड़ी सी भी नॉलेज है वीडियो बनाने के, तो बहुत प्रकार से एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें आप एक तरह से डिजिटल जो पेन होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को पता हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझे पूछना है उनसे कुछ, किसी को भी थोड़ा पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 75 प्लस 24 की होल स्क्वायर, 75 माइनस 24 की होल स्क्वायर बटे 6201। यदि आपने सिंपलीफिकेशन का थ्योरी वीडियो देखा है तो मैंने बताया था इसी, इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस ए माइनस की होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, आपने देखा होगा 2a²। ए कौन था, ये बी कौन था 24, इसके बराबर होती है बटे 6210। अब 75 की होल स्क्वायर खोलूंगा, 24 की होल स्क्वायर को दोनों को जोड़ूंगा तो 6201 बनेगा और कट कटा के मेरा आंसर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब इसमें 75 की, और आपको पता है 75 की होल स्क्वायर जिसके पीछे 5 होता है उसकी स्क्वायर खोलने का तरीका अच्छा होता है, पहले 25 से लगा दो, जो पहले वाला वर्ड है उसको आगे वाले वर्ड से गुना कर दो, 7 को 8 से 56, कितना हो जाएगा 56 25। अब 24 की स्क्वायर कितनी होती है 576, 576 को जोड़ूंगा तो 6 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, 56 और 5 61 और 1 62, तो 6201 आ गया। जैसे ही मैंने किया 2a² प्लस b², तो इसको कितना है 2 गुना 6201, 6201 नीचे था, ये कट गया, आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे डिटेल पे इसमें पूछे गए हैं। अब देखिए 5.75 5.75 गुना 5.75 3 बार गुना हो रहा है, इट मीन्स आपको पता है कि ये a3 का फॉर्मूला लगेगा, ये b3 बन जाएगा, ये a² बन जाएगा, ये b² बन जाएगा, ये ab बन जाएगा, बन गया। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, नीचे तो कहीं पॉइंट नहीं लगा, ऊपर पॉइंट लगा है, सेम करना है। यहाँ देखिए वैसे तो सेम है 575 और 575, लेकिन पॉइंट लगा है, इसको हटाऊंगा तो 0 0 0, तो इसको हटाने से 6 0 आएगी, इसको हटाने से 6 0 आएगी, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, इसको हटाऊंगा तो 575 की पावर 3 गुना 6 0, ठीक है, 325 की पावर 3 बटे 6 0, ठीक है। अब बटे ये चल रहा है, 575 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, 325 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, 325 गुना 575 लिख सकता हूँ। जैसे ही a3 b3 खोलूंगा तो ऊपर a² ये वाला, b² ab ये वाला तो कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा a प्लस b। तो a किसको माना था 575 को, b किसको माना 325 को, नीचे रह गया था स्टूडेंट मेरे पास 6 0 और ऊपर बचा था 575 प्लस 325, इसको जोड़ूंगा तो 900 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, नीचे कितनी रहेगी 4 0, ऊपर रह गया 9, नीचे रहेगी 4 0, है ना। तो देखिए 4 0 का मतलब क्या, 3 4 छोड़ के पॉइंट लगाना, एक तो है 3 0 और लगा दी मैंने, है ना। तो 0.009, 0.009 ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, जो ए ऑप्शन है वो है हमारा। ये थे स्टूडेंट हमारे 40 क्वेश्चन। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपके कितने नंबर बने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, कि आपके हिंदी में कितने आए, मैथ में कितने आए, जीके में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, आपको इंडिविजुअल कमेंट बॉक्स बताना है, एक ही कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।